बूढ़ा युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, नहीं बेटवा, यक्षिणी अब मर्दों को अपना शिकार नहीं बनाती है। युग पूछता है, क्यों बाबा, क्या यक्षिणी यहाँ से चली गई है जो अब वो मर्दों को अपना शिकार नहीं बनाती है? बूढ़ा युग के पास जाकर कहता है, वो गई नहीं है, शांत हो गई है। युग हैरान होकर पूछता है, शांत हो गई है? क्या मतलब? बूढ़ा कहता है, मतलब ये कि आज से 13 साल पहले ग्रेवयार्ड कोठी में एक लेखक बाबू रहते थे। उस लेखक बाबू को ही यक्षिणी ने अपना आखिरी शिकार बनाया था। तुम्हें पता है, लेखक बाबू की किसी को लाश तलक नहीं मिली थी। उनका कमरा पूरा खून से सना हुआ था। हर जगह पर खून ही खून था। दीवारों पर, किताबों पर, टेबल पर, हर जगह एक कोना भी ऐसा नहीं बचा था जहाँ पर खून ना हो। ये बात सुनकर युग डरा नहीं बल्कि उदास हो गया। अचानक से उसकी आंखों में नमी आ गई। बूढ़ा अपनी बात को वहीं रोकता है और युग के कंधे पर हाथ रखकर पूछता है, क्या हुआ बिटुआ? लेखक बाबू के बारे में सुनकर तुम्हारा ये चेहरा उदास क्यों हो गया? युग दिल पर पत्थर रखते हुए कहता है, क्योंकि आप जिस लेखक बाबू की बात कर रहे हो वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पिता थे। बूढ़ा हैरान हो जाता है, क्या क्या कहा तुमने? तुम लेखक बाबू के बेटे हो? युग कहता है, हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। बूढ़ा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, गांव वालों का कहना था कि उस यक्षिणी ने ही लेखक बाबू को मारा था। उसी दिन से उस ग्रेवयार्ड कोठी को बंद कर दिया गया था। कोठी के बंद होने के साथ अमावस्या और पूर्णिमा को मर्दों के शिकार होने भी बंद हो गए थे। कुछ गांव वालों का तो ये भी कहना है, शायद लेखक बाबू के साथ संभोग करके उस यक्षिणी की हवस मिट गई, इसलिए वो शांत हो गई। युग कुछ सोचते हुए कहता है, पर जब हवस मिट गई थी तो उस यक्षिणी ने मेरे पिता को क्यों मारा? और आपने तो कहा था यक्षिणी अपने शिकार के साथ संभोग करने के बाद उसके शरीर में से खून चूस लेती है, तो फिर मेरे पिता का खून कमरे में हर जगह कैसे फैला था? यक्षिणी ने उनका खून क्यों नहीं पिया? बूढ़ा कहता है, पता नहीं उसने लेखक बाबू का खून क्यों नहीं पिया। ये राज तो उनकी मौत के साथ ही ग्रेवयार्ड कोठी में दफन हो गया था। यक्षिणी हर शिकार के साथ संभोग करने के बाद सीधे उसे मौत के घाट उतारती थी, इसलिए हवस खत्म होने के बाद ही लेखक बाबू को भी मार दिया होगा। पर कुछ गांव वालों का कहना था कि लेखक बाबू कई सालों से खोजबीन पूछताछ करके यक्षिणी पर कोई किताब लिख रहे थे। उसकी भनक उसे लग गई थी और फिर अमावस्या की रात आते ही यक्षिणी में लेखक बाबू को मार दिया होगा। युग कहता है, क्या वो किताब मुझे मिल सकती है? बूढ़ा कहता है, नहीं, वो किताब कहीं नहीं है। ऐसा सुना है कि किताब प्रकाशित ही नहीं हो पाई। बूढ़े ने कहा, शायद ग्रेवयार्ड कोठी में ही बंद हो। युग कहता है, क्या कहा? ग्रेवयार्ड कोठी में? बूढ़ा कहता है, हाँ, ग्रेवयार्ड कोठी में। फिर भी मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, यक्षिणी शांत हो चुकी है तो बेहतर है उसे शांत ही रहने दो। उसके अंदर की वासना को फिर मत जगाओ, वरना पता नहीं और कितने मर्दों की जान ले लेगी। युग कहता है, आप मुझे डरा क्यों रहे हो? बूढ़ा कहता है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बस तुम्हें आगाह कर रहा हूँ। मौत के आने से पहले चेतावनी जरूर देनी पड़ती है। युग थोड़ा असमंजस में हो जाता है। मतलब? बूढ़ा कहता है, तुम शहर के लोग मतलबी बहुत होते हो बिटवा। हर बात में मतलब ढूंढते हो, मतलब कुछ भी नहीं। युग कहता है, वैसे आप बहुत कुछ जानते हो उस ग्रेवयार्ड कोठी के बारे में। आखिर कैसे?
बूढ़ा कहता है, जानूंगा कैसे नहीं, मेरा पुराना रिश्ता जो है। युग उस बूढ़े को घूरते हुए पूछता है, क्या कहा? पुराना रिश्ता है? क्या रिश्ता है आपका ग्रेवयार्ड कोठी से? बूढ़ा बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहता है, मेहंदी पथार। युग का मुंह फटा का फटा रह जाता है। मेहंदी पथार, क्या मतलब है आपका? बूढ़ा कहता है, मतलब बिटवा मेहंदी पथार स्टेशन आ गया है, चलो जल्दी उतर जाओ। ट्रेन मेहंदी पथार स्टेशन पर आकर रुक गई थी। युग और वो बूढ़ा अपना अपना सामान उठाकर ट्रेन से उतर जाते हैं। स्टेशन ज़्यादा बड़ा नहीं था और सुनसान पड़ा हुआ था। स्टेशन काफ़ी पुराने ज़माने का था और लाइट भी एक दो ही जल रही थी, जो बार बार चालू और बंद हो रही थी। ट्रेन अभी स्टेशन से निकली ही थी कि तभी युग की नज़र बूढ़े के हाथ में पड़ी और वो देखता है कि उसके हाथ में कई सारे कमल के फूल रखे हुए थे। युग सोचने लग जाता है कि बूढ़ा इतने सारे फूलों का क्या करने वाला है। जैसे ही बूढ़ा स्टेशन पर उतरा, वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लग जाता है, जैसे उसे कहीं जाने में देर हो रही हो। युग के मन में कमल के फूलों वाली बात खटक रही थी, उससे रहा नहीं जा रहा था और वो उस बूढ़े को पूछ ही लेता है, वैसे बाबा, आप इतने सारे कमल के फूलों का क्या करने वाले हैं? बूढ़ा अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, तो तुम्हारी नज़र चली ही गई इन पर, बड़ी तेज़ नज़र है बेटा तुम्हारी। युग कहता है, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ, बताइए ना बाबा, आप इतने सारे फूलों का क्या करने वाले हैं? बूढ़ा कहता है, पूर्णिमा की पूजा। युग हैरान हो जाता है, पूर्णिमा की पूजा मतलब? बूढ़ा कहता है, तुम नहीं समझोगे बिटवा, तुम गांव में नए आए हो ना, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। युग बूढ़े को हैरानी से घूरे जा रहा था, क्योंकि उसको उसकी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। युग अपनी जीन्स पकड़ते हुए कहता है, ओ शिट, इसे भी अभी आना था। बूढ़ा कहता है, क्या हुआ बिटवा? युग कहता है, वो यहाँ पर कोई वॉशरूम है क्या? बिटवा, क्या बोल रहे हो? मतलब टॉयलेट, पेशाब घर? हाँ बाबा। बूढ़ा कहता है, अच्छा ये बोलो ना कि टंकी खाली करनी है मुझे। युग चिढ़ते हुए कहता है, हाँ हाँ वही। बूढ़ा कहता है, वो तो नहीं है, पर पूरे देश की तरक्की हो गई, पर मेहंदी पथार आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। युग कहता है, तो फिर मैं वॉशरूम यानी टंकी खाली कहाँ करूँ? अरे इतनी सारी जगह है, कहीं पर भी कर दो बिटवा, वैसे भी अंधेरा है, कोई नहीं देखने वाला। युग थोड़ा ट्रेन की पटरी के आगे चला जाता है। युग टॉयलेट करते हुए कहता है, वैसे बाबा, आपको यहाँ से कहाँ जाना है? बूढ़ा कहता है, रोंगता मुचा। युग कहता है, मतलब किश्नोई नदी पार करके जाना है? हाँ बिटवा। युग कहता है, बाबा आपको डर नहीं लगता यदि उस यक्षिणी ने आपको पकड़ लिया तो? बूढ़ा कहता है, अरे मैंने कहा ना बिटवा, उसकी वासना खत्म हो चुकी है, अब वो शिकार नहीं करती, और वैसे भी आज पूर्णिमा या अमावस्या थोड़े है जो मुझे अपना शिकार बनाए। युग पूछता है, वैसे आप रोंगता मुचा में कहाँ रहते हैं? बूढ़ा बाबा कहता है, रोंगता मुचा में किश्नोई नदी का जो घाट है ना, वहीं पर ही रहता हूँ। युग कुछ सोचते हुए कहता है, ये तो वही घाट है ना जहाँ पर वो यक्षिणी भटका करती थी। पापा कहते थे कि यक्षिणी किश्नोई घाट के पास ही रहती है और लोगों को अपना शिकार बनाती है। बाबा का कोई जवाब नहीं आता है। युग फिर पूछता है, बताइए ना बाबा, आप चुप क्यों हो गए? बूढ़े का जवाब कुछ नहीं आ रहा था। युग सोचने लग जाता है कि बाबा को जवाब क्यों नहीं दे रहे। युग अपनी पैंट की चैन बंद करता है और पीछे मुड़ने लगता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बूढ़ा बाबा अचानक से गायब हो गया था। युग की समझ में नहीं आ रहा था, वो बूढ़ा बाबा इतनी जल्दी कहाँ जा सकता है। युग अपना बैग उठाकर स्टेशन पर उस बूढ़े को ढूंढने लग जाता है, पर वो बूढ़ा बाबा उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। युग हैरान था ये सोचकर कि वो बूढ़ा एकदम से कहाँ गायब हो गया, पर थोड़ी ही देर बाद वो ये सोचकर संतुष्ट हो जाता है कि शायद वो बूढ़ा अकेले ही कहीं चला गया होगा। अच्छा ही हुआ कि चला गया, वरना यक्षिणी के बारे में बातें करके
खुद तो डरता ही, साथ में मुझे भी डराता। युग स्टेशन के बाहर निकलता है तो देखता है कि स्टेशन के बाहर एक भी ऑटो रिक्शा वाला नहीं था। मन ही मन खुद से कहता है, ये गांव में यही प्रॉब्लम है, टैक्सी नहीं मिलती। शहरों का विकास हो रहा है, गांव आज भी गांव ही रह गया। ज़रा सी तरक्की नहीं हुई यहाँ, पर आज भी वैसा का वैसा है जैसे पहले था। इतना कहकर युग पैदल पैदल बंगला मुद्दा गांव जाने लगा। आधे घंटे में वह बंगला मुद्दा गांव पहुंच गया। दोस्तों, कहानी का अगला पार्ट हम बहुत जल्दी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल गोल्ड स्टोरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।